नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन वीक के माध्यम से मैं आप सभी के सवालों के जवाब दे रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से आज मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने जा रहा हूं। आप लोगों ने YouTube चैनल पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो भी प्रश्न किए हैं उन सभी के जवाब मैं क्रमशः एक एक वीडियो में करके दे रहा हूं। यदि आपकी भी कोई पेंशन संबंधी समस्या है या पेंशन संबंधी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अगली वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करता हूँ। जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान बताए जाते हैं, पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाया जाता है। यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है या कम आ रही है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी पेंशन को ठीक करवा सकते हैं। बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों को प्रश्नों की तरफ लेकर के चलता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा हो सकता है आपके स्किप करने में आपके प्रश्न का जवाब निकल जाए और आपका प्रश्न अधूरा रह जाए। यहाँ पर पहला प्रश्न कर रहे हैं खेत सिंह सोलंकी जी। ये लिख रहे हैं कि मेरी पेंशन कम कर दी गई है। 15 मई 1986 डिसेबिलिटी पेंशन आया था। माह मई 2025 में मेरी पेंशन 7,500 तक कम कर दी गई है, साथ में कटौती भी शुरू कर दी गई है। डिसेबिलिटी पेंशन आए थे और आपको सर्विस पेंशन प्लस डिसेबिलिटी पेंशन यदि दोनों मिल रही है तो मुझे स्पष्ट करिएगा। और 7,500 रुपए कम क्यों कर दिए गए? ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। थोड़ा बहुत तो मैंने अधिकतर सैनिकों के पेंशन में सुना है, लेकिन ये 7,500 रुपए तक कम कर दिया गया है। उसके बाद में आपकी कटौती भी की जा रही है। पूरा मुझे विवरण के साथ में व्हाट्सएप करिएगा, फिर मैं आपकी केस को देखता हूँ। और यदि आप कहीं और से केस को सॉल्व करवा रहे हैं, जैसे कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड या फिर स्वयं घर बैठकर के सीपी ग्राम के माध्यम से भी सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। और यदि नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है कि कहीं से भी मेरा काम नहीं बन रहा है, मैंने हर जगह प्रयास करके देख लिया, तब जाकर के आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी पेंशन संबंधी समस्या को सॉल्व करवा सकते हैं। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने पूर्ण विवरण के साथ में समस्या लिख करके भेजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मनोज कुमार जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, सर जय हिंद, मेरा पेंशन बेसिक 14,470, डिसेबिलिटी 4,511 प्लस डीए मिल रहा है। टोटल 29,421 और 3.5 साल इन्होंने सर्विस को किया हुआ है। देखिए, आपने यहाँ पर सब कुछ सही लिखा हुआ है। 50% आपको डिसेबिलिटी भी मिल रहा है, परंतु आपका डाउट क्या है? यहाँ पर जो भी आपको पेंशन मिल रहा है, क्या वो पेंशन आपको कम मिल रहा है या अन्य कोई किसी प्रकार की समस्या है, तो मुझे स्पष्ट करिएगा। आपके प्रश्न का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। इसके बाद में ये बाबूराम जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, आई रिटायर्ड सितंबर 2021 विद सर्विस एंड डिसेबिलिटी पेंशन आफ्टर डिमाइज, whether disability pension will be considered for family pension। देखिए, जो सैनिक भाई डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन ले रहे हैं, आफ्टर डेथ उनके फैमिली पेंशनर को सिर्फ सर्विस पेंशन का ही फायदा मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सर्विस पेंशन जो आप ले रहे हैं, आफ्टर डेथ उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी 7 सालों तक या 67 ईयर एज तक 50%, और उसके बाद में 30% के हिसाब से उनको पेंशन मिलती रहेगी। डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो सिर्फ सर्विस पेंशनर्स को ही डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। इसके अलावा उमा शंकर जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, वेदर गुड सर्विस पेज एडेड फॉर पेंशन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को पता है कि जो आपकी सर्विस बेसिक बनती है, सर्विस बेसिक पेंशन बनती है, वो किस आधार पर बनती है? आप लास्ट समय जिस बेसिक पे से रिटायर हुए हैं प्लस वो, प्लस मिलिट्री सर्विस पे, प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस, इन 3 चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद ही उसमें 50% निकल करके जो आता है वो अमाउंट आपका बेसिक पेंशन कहलाता है। गुड सर्विस
जब तक आप सर्विस करते हैं तभी तक आपको गुड सर्विस पे दिया जाता है, इसके बाद में किसी अन्य प्रकार का पे आप लोगों को नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ये श्याम सुंदर जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, जय हिंद सर, बैटल कैजुअलिटी हूँ, 26 ईयर्स करके जा रहा हूँ, आरएमबी में 15% यानी कि 15% जो बोर्ड है वो मिला है, क्या मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं? वैसे तो आपको इस डिसेबिलिटी का फायदा मिलना चाहिए, परंतु आपने जो बताया कि 15% यानी कि 15% ही डिसेबिलिटी आपकी दिखाई गई है, इससे अधिक जानकारी मुझे नहीं है। कृपया करके आप इसकी जानकारी अपनी रिकॉर्ड ऑफिस से ले लीजिएगा या अन्य किसी जानकार व्यक्ति से ले लीजिएगा। आगे मुझे जब जानकारी होगी तो मैं इसका भी कंफर्मेशन कर दूंगा। यहाँ पर जो बैटल कैजुअलिटी हैं उनको तो लाभ मिलना ही चाहिए और 100% मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पर आपको मात्र 15% ही क्यों दिया गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही मुझे जानकारी होगी, क्षमा करना, मैं आप लोगों को अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में ये राम रतन सिंह जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, सर जी मुझे 20% ही डिसेबिलिटी पेंशन दी है, कृपया करके बताएं कि मुझे कितना मिलेगी। जिन सैनिक भाइयों को 20% मेडिकल बोर्ड मिला है, निश्चित तौर पर ये मान लीजिए उनको राउंडेड टू 50% मिलेगा, यानी कि 50% मिलेगा। यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही आप पेंशन आ जाएंगे, आपको आपके पीपीओ में शो हो जाएगा कि जो डिसेबिलिटी की परसेंटेज है वो 20% है और जो राउंडेड टू है, जो आपको मिलना है, वो 50% है। यदि ये नहीं मिलता है तब जाकर के आप हमसे संपर्क करिएगा, आपकी समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा ये बासावराधी जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, सर मेरा वार इंजरी पेंशन डेथ के बाद में फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। देखिए, आप यहाँ पर सर्विस पेंशन प्लस वार इंजरी दोनों ही ले रहे होंगे। यदि आप केवल वार इंजरी पेंशन ले रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपके फैमिली पेंशनर को अवश्य मिलेगा, और यदि वार इंजरी और सर्विस पेंशन दोनों ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही पेंशन का फायदा आपके फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा, वो है आफ्टर डेथ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। कुछ सालों तक इनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशन, उसके बाद में 30% के हिसाब से नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है और फॉर लाइफ उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। अब बात करते हैं, ये त्रिनाथ गुरु जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, सर माई पीपीओ माई वाइफ का डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग एंट्री है, हाउ कैन आई सॉल्व द प्रॉब्लम? क्या आपके स्पर्श के पीपीओ में आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ गलत है या सर्विस रिकॉर्ड में भी गलत है, ओरिजिनल पीपीओ में भी गलत है? यदि केवल स्पर्श के पीपीओ में आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ गलत है या नाम गलत है या किसी अन्य प्रकार की त्रुटि है तो उसको बड़ी आसानी से ठीक करवाया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके सर्विस रिकॉर्ड में भी गलत है और आपके जो ओरिजिनल पीपीओ मिला था उसमें भी गलत दर्ज है, तो इसको लिए आपको दोबारा से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और दोबारा से पार्ट ऑर्डर कराना पड़ेगा। इसके लिए संबंधित जो दस्तावेज होते हैं वो आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाने होंगे, तभी जाकर करके आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। इसके अलावा जीएस कृष्णा मूर्ति जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम करनाल बट इन माई पीपीओ महारथा, महाराष्ट्र लिखा होगा, शोइंग व्हाट आई हैव टू डू। अगला प्रश्न ये आ रहा है, जीएस कृष्णा मूर्ति जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम कर्नाथल but in my PPO Maharatha showing what I have to do। देखिए, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। यदि आपका स्टेट कर्नाटक है और आपके पीपीओ में महाराष्ट्र लिख के आ रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, स्पर्श पीपीओ में इसके लिए समाधान है। आप स्पर्श पीपीओ को लॉगिन करिएगा और वहां पर पर्सनल डिटेल में जाकर के आप अपनी स्टेट को चेंज कर दीजिएगा और साथ में आधार कार्ड की फोटो कॉपी उसमें अपलोड कर दीजिएगा, या जो भी आपका प्रूफ है एड्रेस को लेकर के वो आप उसमें अपलोड कर दीजिएगा। कुछ दिनों के पश्चात आपका एड्रेस में सुधार कर दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत से सैनिक भाइयों के
स्पर्श के नए पीपीओ में ये समस्या देखने को मिली है कि उनके स्टेट को गलत लिख दिया गया है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, समाधान हो जाएगा। आप इसके लिए प्रयास कर लीजिएगा। स्पर्श पोर्टल में जाकर के लॉग इन करिएगा, वहां पर पर्सनल डिटेल में जाकर के आप देखिएगा, जब स्टेट का एक कॉलम आएगा तो उसमें पेंसिल की मदद से उसमें एक पेंसिल का आइकन बना होता है, उसको प्रेस करते हुए आप उसमें जो भी आपकी एक्चुअल स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है जो भी है उसको आप वहां पर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद में आप उसी में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन होता है, उस डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन को क्लिक करते हुए अपने आधार कार्ड या एड्रेस से लेके जो भी दस्तावेज हैं उसको आप अपलोड कर दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद में राज धनखर जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है, ये लिख रहे हैं 30 जून को रिटायर्ड हूं, 2006 के बाद क्या उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है? जो 30 जून को रिटायर हैं और 2006 के बाद क्या उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है? बिल्कुल। यदि आपका रिटायरमेंट डेट इंक्रीमेंट के डे से ठीक एक दिन पहले हुआ है, जैसे कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलना होता है और 30 जून को ही यदि आपका रिटायरमेंट हुआ है, ऐसी कंडीशन में मैंने अपने चैनल के माध्यम से और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप किस स्टेट के पेंशनर्स हैं कृपया मुझे बताइएगा, मैं आपको उस स्टेट के पेंशनर ग्रुप में जोड़ दूंगा। आपको समय समय पर ये जानकारियां मिलती रहेंगी। मैंने वो लेटर भी उन ग्रुपों में आप लोगों के बीच साझा किया हुआ है। आप उस लेटर को अटैच करते हुए अपने रिकॉर्ड ऑफिस को एक पत्र भिजवाइए, चाहे तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भिजवा दीजिए या स्वयं ही भिजवा सकते हैं। यदि फिर भी समाधान नहीं हो रहा है तो आखिर में हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करवाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा एक और प्रश्न है, ये रंजीत सिंह जी की आईडी से प्रश्न आया। ये लिख रहे हैं, सर नमस्कार, स्पर्श भुगतान नहीं कर रहा है, एरियर का सीपीपीसी जयपुर द्वारा 3 बार नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कैलकुलेशन शीट भेजने के बाद भी भुगतान नहीं कर रहा है। बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। जब से स्पर्श आया है, स्पर्श में जाने के बाद में एजेंसी चेंज हो गई है। पहले के पूरा का पूरा मैटर बैंक के हाथ होता था, अब एजेंसी चेंज होने के कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कुछ दिनों तक ये समस्याएं होंगी, जैसे ही सबका लेखा जोखा सही हो जाएगा उसके बाद में आपको भविष्य में कभी समस्या नहीं आएगी। आप स्पर्श में कंप्लेंट डालेंगे तो तुरंत ही स्पर्श के माध्यम से ही आपकी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। पिछले दिनों का जो भी एरियर है, यदि स्पर्श पैड नहीं कर रहा है तो आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप बार बार पत्र लिख करके अपने पीसीडीए को ये अवगत करवाइएगा कि किस समय का आपका एरियर है। वो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो भी संबंधित दस्तावेज हैं आप सीपी ग्राम के माध्यम से उस पेंशन कार्यालय को भिजवाइएगा। निश्चित तौर पर जब आप 2-4 बार पत्राचार करेंगे तो आपकी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान हो जाएगा। ग्राम पर जाकर के आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा, वो ऑप्शन है डिफेंस फाइनेंस का। डिफेंस फाइनेंस पर क्लिक करते हुए आप अपने पीसीडीए को ये सूचना भिजवाइएगा कि आपका जो एरियर है वो आपको पे नहीं किया जा रहा है, जबकि इसका आदेश ऑलरेडी किया जा चुका है। आपकी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान हो जाएगा और यदि फिर भी नहीं होता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये रमेश सिंगल जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। लिख रहे हैं, एमओडी ने डिसेबिलिटी पेंशन मंजूरी के आदेश दे दिए हैं पीसीडीए प्रयागराज को, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, पीपीओ कैसे और कहाँ चेक करें सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि एमओडी ने आदेश जारी कर दिया है, 1 माह से अधिक का समय हो गया है, तो आप सीपी ग्राम पर जाकर के एक कंप्लेंट अपने पीसीडीए को भिजवा दीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपकी इस समस्या का समाधान एक बार में ही हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो प्रत्येक 15 दिन के अंदर आप कंप्लेंट भिजवाते रहिएगा। 1-2 बार जब आप लेटर भिजवाएंगे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आदेश हो चुका है। हो सकता है छोटी मोटी उनको कोई दिक्कत आ रही होगी या फिर अभी कम समय हुआ हो पीपीओ बनने में, अगले महीने तक इंतजार कर लीजिएगा। यदि 1 माह से ऊपर हो गया है तो कंप्लेंट कर सकते हैं। पीपीओ कैसे और कहां चेक करें? जो भी ऐसे रक्षा पेंशनर्स हैं जो चाहते हैं कि उनका पीपीओ उन्हें नहीं मिला है और कैसे मिलेगा, तो उनके लिए यही है, माइग्रेशन स्पर्श में होने के बाद में यूजर आईडी और पासवर्ड बनाइएगा और स्पर्श को लॉगिन करने के बाद में घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से स्पर्श पीपीओ को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रिंट आउट निकलवाने के लिए आप मार्केट में किसी भी
फोटोशॉप पर जाइएगा, फोटोकॉपी की दुकान पर जाइएगा, वहां से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इसके बाद में ये शिशुपाल कुंवर जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, सर जी राम राम, मैं 24 साल नौकरी करने के बाद में ऑनरेरी नायब सूबेदार शिशुपाल सिंह 2007 जनवरी में रिटायर हुआ। मुझे OROP 2 में 24,233 से बढ़ा करके 24,825 मिलनी चाहिए थी, जिसमें मुझे 592 रुपए का अंतर तथा DA का एरियर नहीं मिला। इस समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। क्या आपको OROP 3 में इस समस्या का समाधान हो गया है? OROP 3 में जो ऑनरेरी नायब सूबेदार से 24 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, उनकी बेसिक पेंशन 26,825 हो गई है। यदि ये मिल रही है तब तो ठीक है, और नहीं मिल रही है तो इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न है कि OROP 2 में आपको कम पेंशन दी जा रही थी। यदि ये प्रश्न है तो इसके लिए CP ग्राम के माध्यम से आप शिकायत डाल सकते हैं। OROP 2 से लेकर के 2019 से लेकर के 2024 जून 2024 के बीच का जो भी आपका एरियर बनता है OROP 2 के संबंध में, वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। CP ग्राम का आप सहारा लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि ये सब करना आप नहीं जानते हैं तो अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं, या फिर हमारे चैनल से भी संपर्क करके जुड़ करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, ये RB यादव जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, जय हिंद सर, हमारे बच्चे की डिस्चार्ज बुक में हाई स्कूल, इंटर, BSc डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ में अंतर है 2 साल का, क्या करें, ठीक हो सकता है? देखिए, आपकी डिस्चार्ज बुक में डेट ऑफ बर्थ जो लिखी है वो आपके बच्चे के हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में, इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र में और BSc के प्रमाण पत्र में मैच नहीं खा रही है। यानी कि सर्विस रिकॉर्ड में अलग दर्ज है और बाकी के डॉक्यूमेंटों में अलग दर्ज है। कि बच्चे के जन्म के संबंध में जो भी दस्तावेज हैं, जैसे कि जन्म का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का अंक पत्र और इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र, BSc का प्रमाण पत्र, इन सबको संलग्न करके सोल्जर बोर्ड के माध्यम से आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाइएगा। आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो कुछ ना कुछ वहां से जवाब आएगा, आप उस जवाब को फॉलो करते हुए उनको संतुष्ट कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा GS कृष्णा मूर्ति जी लिख रहे हैं, इन माई PPO हैव टू करेक्ट सर, प्लीज हेल्प सर। आपका क्या प्रश्न है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। PPO में यदि कोई त्रुटि है तो मुझे लिख करके भेज सकते हैं GS कृष्णा मूर्ति जी। और इसके अलावा एक और प्रश्न आ रहा है, ये महंत सिंह जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, जो फौजी भाई विदेश में हैं वो अपनी हाजिरी कैसे लगा सकते हैं? क्या आपका प्रश्न लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित है, जीवन प्रमाण से संबंधित है? क्योंकि हाजिरी लगाने की जरूरत तो जीवन प्रमाण में ही पड़ती है पेंशन चालू रखने के लिए। यदि इस प्रकार की आपकी समस्या है, देखिए, इंडिया में लोग रह रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल के माध्यम से जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करके अपना जीवन प्रमाण कर लेते हैं, और या फिर अपने नजदीकी किसी कंप्यूटर कैफे का सहारा लेकर भी अपना जीवन प्रमाण करवा लेते हैं। विदेश में क्या सुविधा है मुझे नहीं पता है और क्यों आ रही है। आप जीवन प्रमाण ऐप को डाउनलोड करिएगा वहां पर, और आधार कार्ड नंबर को दर्ज करते हुए आप अपना जीवन प्रमाण कर सकते हैं। यदि फिर भी किसी भी प्रकार की आपको असुविधा आ रही है तो मुझे बताइएगा क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं और क्यों आपको असुविधा हो रही है लाइफ सर्टिफिकेट करने में। दोस्तों, यहाँ पर जो भी रक्षा पेंशनर्स हैं उन सभी के प्रश्नों का जवाब इस क्वेश्चन वीक के माध्यम से मैं दे रहा हूं। यदि आपका भी कोई पेंशन संबंधी प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख करके भेज सकते हैं। अगले वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। यदि पेंशन संबंधी कोई समस्या है, आपकी पेंशन स्टार्ट नहीं हो रही है या कम आ रही है, समाधान नहीं हो पा रहा है, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि फर्स्ट में आप कॉल मत करिएगा, पहले आप व्हाट्सएप पर मुझे अपनी समस्या को लिख करके भेजिएगा। आपकी किस प्रकार की समस्या है, 24 घंटे के बाद में
अगले दिन शाम को 7 से 9 के बीच में यदि आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल को रिसीव किया जाएगा और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर हमारे बहुत से परिवार ऐसे हैं कि पहले समस्या नहीं बताते हैं, डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, तो डायरेक्ट जब आप कॉल करेंगे तो मेरा उसमें समय बर्बाद होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सिर्फ मेरी ही समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास में देश भर से ना जाने कितने पेंशनर्स का कॉल आता है और जब तक मैं पूरी तरह से आपकी समस्या को पढ़ नहीं लूंगा, रीड नहीं कर लूंगा, तब तक आप जो भी बताएंगे मुझे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय आप कॉल करेंगे हो सकता है मैं उस समय घर में ना हूं या कार्यालय में ना हूं, बाहर हूं, मार्केट में हूं, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप अपनी बात बताते जाएंगे, मैं हाँ करते जाऊंगा। इसलिए निवेदन है कि पहले व्हाट्सएप पर अपनी समस्या को लिख करके भेजिएगा। अगले दिन 24 घंटे बाद में शाम को 7 से 9 के बीच में कॉल करिएगा। आपकी कॉल को रिसीव किया जाएगा और आपको संतुष्ट भी किया जाएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के जवाब लेकर के शीघ्र मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।